गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 3 भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन इसके बारे में समझाऊंगी। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। तो वैश्वीकरण जो होता है वो भूमंडलीकृत विश्व को कहते हैं। यह विश्व की प्रक्रिया का अपना दीर्घकालिक इतिहास भी रहा है कि प्राचीन काल से ही एक देश के बीच में एक देश और दूसरे देश दोनों के बीच में यात्राएं, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान आदि होता रहा है। और यहाँ तक कि व्यापार के साथ साथ यहाँ बीमारियों का प्रसार भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक या जानवरों आदि के कारण हुआ है, लोगों के कारण भी और जानवरों के कारण भी। अब मैं आपको कॉपी में लिखा हुआ है पॉइंट्स है कुछ, इनके माध्यम से आपको समझाऊंगी कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। ये तो मैंने आपको अपने शब्दों में बता दिया। तो व्यक्ति और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। चाहे नौकरियां जाएं करने या लोग जाएं या कोई सामान एक देश से दूसरे देश को जाए, ये सब क्या कहलाता है आपका वैश्वीकरण। कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है यह पुराने जमाने से चला आ रहा है। एक देश का दूसरे देश के बीच यात्राएं, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान आदि। अब इसमें जो व्यापार है ये मसाले और रेशम का होता था, यहाँ तक कि बीमारियां भी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। दूसरा है पॉइंट्स, यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। तीसरा पॉइंट है वैश्वीकरण और औद्योगिकरण ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। चौथा पॉइंट है 18वीं शताब्दी में चीन और भारत दुनिया के सबसे धनी देश थे, व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा टॉपिक है हमारे यहाँ पर रेशम मार्ग। रेशम मार्ग को सिल्क रूट भी कहते हैं। याद रखिए, अगर सिल्क रूट आता है आपके एग्जाम में तो आप रेशम मार्ग के बारे में ही लिखेंगे। यहाँ भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनके माध्यम से आप ध्यान से देखिए। रेशम मार्ग जो था वह सबसे प्राचीन मार्ग था। दूसरा पॉइंट है यहाँ सिल्क मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के साथ ही एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को भी आपस में जोड़ने में सहायक होता था। तीसरा है इस मार्ग से चीन से बनी रेशम को पश्चिमी देशों में भेजा जाता था। ये जो रेशम था चाइनीज रेशम भी कहलाया जाता था। इसके साथ ही चीन में बनाई जाने वाली पॉटरी का भी बाहर के देशों में निर्यात होता था। निर्यात का मतलब होता है एक देश अपने देश का सामान दूसरे देश में जब हम बेचते हैं तब उसे निर्यात, और जब वहां से सामान आता है तो उसे आयात बोलते हैं। चौथा पॉइंट है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े, मसाले चीन विश्व के अन्य देशों तक भेजे जाते थे। पांचवा पॉइंट है जब एशिया के व्यापारी अपने देश को लौटते थे तब वे अपने साथ यूरोप से सोने व चांदी जैसी कीमती वस्तुएं लेकर आते थे। छठा पॉइंट है इन मार्गों के माध्यम से व्यापार के साथ साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी एक दूसरे के बीच आदान प्रदान होता था। अब यहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक से मतलब है जब एक देश के लोग दूसरे देश में जाते थे तब वे अपने धर्म का प्रचार भी करते थे, अपनी संस्कृति के बारे में समझाते थे, अपनी भाषा के साथ बात करते थे। तो इस तरह से सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान भी आपस में आसानी से हो जाता था। सातवां पॉइंट है ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और बौद्ध धर्म, इन धर्मों का प्रचार भी विश्व में इसी मार्ग से हुआ। जो भी प्रचार और प्रसार हुआ वैसा विश्व में इसी मार्ग से हुआ। आठवां पॉइंट है ये मार्ग बहुत सारे महादेशों जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को एशिया से जोड़ता है। नौवां पॉइंट है इस रास्ते का प्रयोग चाइनीज रेशम के लिए किया जाता था। इस पॉइंट्स को मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जो मार्ग चाइना से रेशम जाता था उसे चाइनीज रेशम बोलते थे। तीसरा टॉपिक है यहाँ पर भोजन की यात्रा। अब भोजन का कैसे आदान प्रदान हुआ इसके बारे में समझिए। यहाँ पर आलू, सोया आदि खाद्य पदार्थों का यूरोप और एशिया में पहुँचना, ये भी कुछ पॉइंट्स दिए, इनके माध्यम से आप समझिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए। पहला पॉइंट है जब व्यापारी यात्री, यहाँ पर व्यापारी से मतलब है जो एक देश से दूसरे देश में जब जाते थे तो आने जाने वालों को, यात्रा करने वालों को हम यात्री बोलते हैं। तब व्यापारी वे जाने अनजाने उन देशों में नई फसलों के बीज वो आते थे।
इस तरह से क्या हुआ, वहां पर फसल तैयार हो जाती थी, नई चीजों का आदान प्रदान होता था। दूसरा पॉइंट है सभी खाद्य पदार्थों के तैयार होने में एक दूसरे देश का साझा योगदान है। साझा योगदान से मतलब यही है कि जब जाते आते थे एक दूसरे देश में और वहां पर बीज बोते थे, तो क्या करते थे, जब फसल तैयार हो जाती थी तब वह दूसरे देश से आया हुआ बीज होता था, इसीलिए दूसरे देश का साझा योगदान है। तीसरा पॉइंट है स्पघेत्ती और नूडल्स जो था वह कहाँ से आया था, चीन से। और पास्ता 15वीं शताब्दी में अरब देश से आया। तो इस प्रकार 5वीं शताब्दी में अरब देशों से और चीन से जो भी चीजें आई वो और विश्व में फैल गई। इस प्रकार भोजन ने भी सामानों और व्यापारों के साथ यात्रा की। चौथा पॉइंट आता है नई फसलों के आने से लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया। पांचवा पॉइंट है 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो हैं वह नहीं थे। अब मैं आपको बताऊंगी यूरोप और आयरलैंड के जनजीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट था जब लोग जाने अनजाने फसल बो आते थे, तब जो फसलें तैयार होती थी उसमें आलू जो फसल थी वो प्रमुख थी। साधारण से आलू के इस्तेमाल से यूरोप की गरीब जनता की जिंदगी बदल गई थी। दूसरा पॉइंट है उनका भोजन बेहतर हो गया था, औसत उम्र बढ़ने लगी थी। इसका मतलब यहाँ है कि पहले यहाँ पर आयु कम होती थी। क्यों? क्योंकि भोजन बेहतर होता नहीं था, कुपोषण के मरीज हो जाते थे, जिस कारण किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होकर उनकी मृत्यु हो जाती थी। तीसरा पॉइंट है आयरलैंड के काश्तकार तो आलू की फसल पर इस कदर आश्रित हो गए थे। अब चौथे पॉइंट में देखिए आश्रित होने से क्या हुआ इनका। 1840 के दशक में आलू की फसल नष्ट हो गई, किसी कारणवश जो था आलू की फसल नष्ट हो गई थी। फसल नष्ट हो जाने से, ये पांचवा पॉइंट है, फसल नष्ट हो जाने से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु को क्यों हो गई थी? भुखमरी के कारण वहां की जनता जो थी वह किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अब अगला टॉपिक है यहाँ पर विजय, बीमारी और व्यापार। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। पॉइंट्स दे रखे हैं, ध्यान से समझिए, नोट्स तैयार कीजिए। 15-16वीं शताब्दी में यूरोप ने समुद्री जहाजों के द्वारा विश्व का प्रसार शुरू कर दिया, यानी कि जगह जगह समुद्री मार्ग से लोग एक देश से दूसरे देश में जाने लगे। दूसरा पॉइंट है उस समय पुर्तगाली और स्पेन बहुत शक्तिशाली देश थे। तीसरा पॉइंट है हिंद महासागर के बीच मार्ग जो था वह भारतीय महाद्वीप का बहुत अधिक महत्व था, यानी कि जो हिंद महासागर से जाते थे उस महाद्वीप का बहुत अधिक महत्व था। चौथा पॉइंट है पुर्तगाली और स्पेन ने अमेरिका को उपनिवेश बनाया, यानी कि जब वो एक देश से दूसरे देश में घूमने लगे थे तब वह सोचते थे अपने देश को और अधिक शक्तिशाली बनाएं। तो इन्होंने क्या करा, पुर्तगाल और स्पेन ने क्या करा, अमेरिका को उपनिवेश बनाया। उपनिवेश का मतलब जानते हैं क्या होता है? जब एक देश अपनी पूरी शासन सत्ता के साथ दूसरे देश पर अपना आधिपत्य जमाता है तब हम उसे उपनिवेश कहते हैं, और वह वहां से अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर अपने देश को शक्तिशाली बनाता है। तो वही काम यहाँ पर किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा भारत भी काफ़ी लंबे समय तक इंग्लैंड का उपनिवेश बना था। पांचवा पॉइंट है अमेरिका की खोज से पहले इस देश का संसार से किसी प्रकार का संपर्क नहीं था, क्योंकि ये जो देश था, कौन सा देश यहाँ पे है? अमेरिका। ये काफ़ी दूर था, आसपास समुद्र था, इसलिए ज़्यादा लोगों का संपर्क यहाँ से नहीं बन पाया था। जब खोज हो गई इसकी, किसने खोज की थी? कोलंबस ने खोज की, उसके बाद से ही संपर्क इसका बन गया था। छठा पॉइंट है यूरोपीय सेनाएं अपनी सैनिक ताकत पर ही दम नहीं भरती थीं, बल्कि कीटाणुओं के मदद से जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ जा पहुंचती थी। यानी कि कीटाणु कौन से थे? यहाँ चेचक के। यहाँ सातवां पॉइंट है, यहाँ से देखिए, दुनिया से अलग रहने के कारण कौन अलग रह रहा था यहाँ पर?
अमेरिका। तो अमेरिका के लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो थी वह नहीं थी, यानी कि वो किसी भी रोग से लड़ने की ज़्यादा क्षमता उनके अंदर नहीं थी। और यहाँ बीमारियाँ कहाँ से आती थी? यूरोप से होने वाली बीमारियाँ, यानी कि चेचक। 8वां पॉइंट है दक्षिणी अमेरिका की धन संपत्ति के बारे में। तो पूरे यूरोप में अनेक किस्से बनने लगे थे। 9वां पॉइंट, जिन स्थानों पर यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे वहां भी लोग चेचक की चपेट में आ गए थे। इस प्रकार बिना किसी विशेष चुनौती का सामना किए ही यूरोपियों को अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो गई और वे आसानी से अमेरिका में अपने उपनिवेश बनाते चले गए। तो ये था विजय, बीमारी और व्यापार के बारे में। अब आगे की वीडियो में इसके आगे का बताऊंगी मैं।